गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET मॉक टेस्ट 4th असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन आज हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड का लिया है एंड सभी क्वेश्चन CUET में आया हुआ है। तो सभी बच्चे ध्यान से बात करना और इच कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस are not correctly matched with the hybridization of the central metal atom। ये जो आपके पास कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए। कम्प्लेक्स दिया हुआ है 4 कम्प्लेक्स और इसके सामने में इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी दी हुई है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको पता करना है। तो बच्चा ये क्वेश्चन बनता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। तो हर बच्चा ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप देखिए जो कंपाउंड आपको पहला दिया हुआ है A और B, इस दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखिए। दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है 2 हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है sp3d2 और दूसरा होता है d2sp3, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोला जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, राइट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि d2 पहले आ चुका है तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स लिखते चले जाना, और d2 यहाँ पर बाद में आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये 2 हाइब्रिडाइजेशन हो गए, ठीक है। और किसको क्या बोला जाएगा ये तो पता चल गया। लेकिन एक बात देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको लिगेंड दिया गया है वो क्या है H2O, और यहाँ जो लिगेंड है वो क्या आपका फ्लोरीन है ना, ठीक है। यहाँ पर वाटर मतलब एक्वा लिगेंड है, यहाँ पर फ्लोराइड लिगेंड है। दोनों ये वाटर एज वेल एज जो आपका फ्लोराइड आयन है, ये दोनों क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। दोनों क्या है वीक फील्ड लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विल नॉट बी पेयर्ड अप, विल नॉट बी पेयर्ड अप, वो पेयर्ड अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड आता है तो सेंट्रल मेटल एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर अप नहीं होता है। जब पेयर अप नहीं होगा तो देखिए दोनों में तो क्या है, आपने क्या देखा कि दोनों में आपका क्या है वीक फील्ड लिगेंड ही है, एक एक्वा और दूसरा फ्लोराइड। तो दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों में वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो मतलब एक की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वही दूसरी की भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो फिर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों वीक फील्ड लिगेंड है तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम ही होगा, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम होगा, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स है और दोनों में वीक फील्ड लिगेंड है, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेम होगा। ये कंसेप्ट है, समझ में आ गए। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को चेक किया जाए तो आप देखिए दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जब आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो यहाँ पर भी 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है sp3d और दूसरा होता है 4 है ना, 1 सेकेंड 4 है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक बनेगा sp3 दूसरा बनेगा dsp2, ठीक है। तो ये 2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है और dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। पता है आपको, लिखूंगा ना मैं बोल रहा हूँ, आप समझते जाना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाए 4 आ जाए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 आ जाए तो ये 2 हाइब्रिडेशन होते हैं। एक बात समझिए, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है dsp2 दिया हुआ है और यहाँ पर भी dsp2 दिया हुआ है। लेकिन अब समझिए मतलब इसका भी dsp2 इसका भी dsp2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लिगेंड दिया गया है ये लिगेंड कौन सा है,
यहाँ पर जो लिगेंड है वो है अमाइन NH3 और NH3 जो होता है ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर अमाइन जो है उसके नाइट्रोजन एटम है, तो अमाइन जो है वो क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पर जो क्लोरीन है ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो श्योर है अब ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, किसी में sp3 आएगा, किसी में dsp2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये दोनों हो सकता है। अगर दोनों वीक फील्ड लिगेंड होता तब तो एक ही ज्योमेट्री होती, और अगर लिगेंड अलग अलग आ गया, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमें C एंड D में चेक करने की जरूरत है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन ले लेते हैं डी में क्या हमारे पास MnCl4 2-। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है कि Mn की आप क्या निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn निकाल लेते हैं ना। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकालेंगे, Mn का निकालना है तो X प्लस एक क्लोरीन पे -1, तो 4 क्लोरीन पर -4, और टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड के ऊपर, टोटल चार्ज है -2 तो इक्वल टू -2। यहाँ से X का वैल्यू कितना आ जाएगा +2, मतलब Mn पे कितना चार्ज है +2 चार्ज है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये चार्ज तो आपको निकालने आता ही आता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो क्या बनेगा यहाँ से आर्गन, ठीक है 18, 4s2 कितना हो गया 20 और 3d5। अब आपको Mn का नहीं निकालना, आपको किसका निकालना है Mn+2 का, तो हमको तो +2 में जाना है। इसका मतलब लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है। तो चलिए हम किसका निकालते हैं Mn+2 का, क्या निकलेगा यहाँ से आर्गन, और ये हो गया 18, यहाँ आ गया 3d5, यहाँ आ गया 4s0। अरे हमने इंटरचेंज कर दिया, 4 को इधर ले दिया, 3 को इधर ले आया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इसका क्या करते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे 3d5 मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बना लिया हमने 3d5, ठीक है। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चा, देख लो ध्यान से। 3d में 5 है तो 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है 4s0, तो s में तो एक ही ऑर्बिटल बनता है, ये कितना हो गया 4s0। एक और बना लेते हैं हम 4p0, p4 में भी आता है 4p0, तुम ऐसे बना सकते हो, तो मैं एक आगे बना सकते हो 4d0 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना लो यहाँ से 4d0। अब आ जाओ, अब चेक करते हैं कि यहाँ पर जो Mn के साथ लिगेंड है, लिगेंड कौन सा है हमारे पास क्लोरीन, कौन सा है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है ये क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड है। तो क्या ये मैंगनीज के जो सेंट्रल एटम मैंगनीज है इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको पेयरअप कर पाएगा, तो नहीं पेयरअप का मतलब हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉक्स में डाल देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉक्स में डाल देगा। मतलब पेयरअप का मतलब हो गया इस तरह, देखो ये 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो अभी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे जब वो पेयरअप करवा देगा। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरअप नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा पेयरअप तो क्या होगा बताओ, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो आपको कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है 4 लेना, मतलब 4 ऑर्बिटल काउंट करने, 4 ऑर्बिटल। तो डी वाला तो हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, हम पूरा खाली वाला चेक करते हैं। तो एक एस ले लेते हैं और 3 पी में बॉक्स है ना, 3 बॉक्स, तो ये वाला ले लेते हैं। तो क्या बन गया इसका, देखो तो ये 4 बॉक्स आ गए, क्योंकि 4 ही लेना ना, तो Mn की जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है उतना ही बॉक्स लेते हैं। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता तो 6 बॉक्स लेते हैं, तो यहाँ पे 4 ही है तो 4 बॉक्स लेंगे, एक एस का 3 पी का। तो क्या बन गया हाइब्रिडेशन sp3, क्या बनेगा यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3। मतलब ये जो आपका MnCl4 और यहाँ पर 2- है, इसमें Mn की हाइब्रिडेशन क्या होगी, Mn की जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp3, है ना। जबकि आपको क्या दे रखा है इसमें चेक करो, इसमें क्या दे रखा है dsp2, तो यही करेक्टली मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चा,
कहता है नोट करेक्टली मैच्ड, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। पूरे अच्छे समझा रहा हूं। जबकि आप CuNH3 का निकालेंगे तो NH3 में क्या है? NH3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वही जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा? वो पेयर अप करवा देगा। तो फिर हमको डी लेना पड़ेगा, डी जो खाली होगा तो आ जाएगा आपका DsP2 आ जाएगा वहाँ पर। डी एक बॉक्स खाली हो जाएगा डी का, तो एक डी आ जाएगा, एक एस आ जाएगा, पी का 2 ही लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा तो पी का 2 ही लेंगे, तो DsP2 हो जाएगा। तो ये तो सही है। तो इनकरेक्ट कौन है? 4 वाला। क्लियर हो गया ना? एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाया मैंने आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग आयंस विच शुड हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से नोट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है? n इंटू, ये तो पता ही होगा तुम्हें, n+2, आगे क्या लगा देते हैं हम? बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हायर विल बी क्या होगा बच्चा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एन पे डिपेंड करता है ना? एन पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकल का क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकल का जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +2। कितना आ जाएगा? +2। तो बताइए निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अगर मैं अगर सिर्फ निकल का निकालूं तो क्या हो जाएगा? आर्गन कितना हो गया? 18, ठीक है, और यहाँ आएगा 4s2, कितना हो गया? 20, और 3d8, 18 आ गया। लेकिन आपको निकालना है निकल +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से सबसे पहले मैं निकाल लूँ निकल का, ठीक है, निकल का निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं निकल +2 का। ध्यान देखना, निकल +2, क्योंकि निकल यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये 18, ये कितना हो जाएगा? आर्गन, ठीक है, यहाँ से 18, 3d8 और 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तभी तो निकल +2 में आएगा। ठीक है, अब आइए 3d8 में देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3d8 में ये बना लो, d में 5 बॉक्स, तो हमने क्या कर लिया? 5 बॉक्स बना लिया। ठीक है, ध्यान देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, तो पुट कर दो पहले सिंगली, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से निकाल लोगे सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो NiCl4 2 माइनस में हमने देखा कि Ni के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, निकाल लोगे इसी तरह से। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। यहां पर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। यहां पर आप देखेंगे तो जो क्रोमियम है, कौन सा? C वाला ऑप्शन, कौन सा? C वाला ऑप्शन। एक सेकेंड, जो आपका D ऑप्शन है, मैं सीधा लिख देता हूं, आप बना के चेक कर लेना। D वाला जो ऑप्शन है, D में क्या है? देखिए कोबाल्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है F6, और यहाँ पे दिया हुआ है 3-। तो कोबाल्ट पे सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, है ना। तो यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कोबाल्ट पे आएगा +3, निकाल लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 चार्ज आएगा। और जब +3 आएगा तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 27। तो क्या बनेगा? आर्गन 18, 4s2 3d7, ठीक है। और +3 में जाएंगे, +3, तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज निकाला? +3। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा यहाँ से? आर्गन, ठीक है, 18, 4s0 एंड 3d6 बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3d7 था तो 3d6 हो जाएगा, है ना। अब D में कितने बॉक्स? 5 बॉक्स बना लो। कितने इलेक्ट्रॉन रखना है आपको? 6 इलेक्ट्रॉन रखना। तो पहले सिंगली फिल करिए, 2 3 4 5 6। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो सबसे ज़्यादा आपको D ऑप्शन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो D का ही मतलब इसकी ही मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर D इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
क्लियर हो गया? बना लेना, सबका चेक कर लेना, मैं सबका नहीं बना के दिखाऊंगा, मैंने 2 बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड PTNH3 हॉल टू Cl2, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एग्जिबिट्स क्या शो करेगा? पहला दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब शो करता है? जब अलग अलग लिगेंड आते हैं, जैसे NO2, ठीक है, और दे दिया आपको ONO, तो यहाँ पर जो लिंकेज होता है वो नाइट्रोजन के साथ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। तो जबकि केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कनेक्टिविटी अलग अलग हो गई, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर इसके साथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये लिंकेज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर NH3 है और Cl, इसको तो आप अरेंज कर नहीं पाओगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब होता है? जब यहाँ पर एक काउंटर आयंस होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बिग ब्रैकेट के बाहर। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे दिया? बिग ब्रैकेट के बाहर, बिग ब्रैकेट के बाहर दे दिया Cl2, ठीक है, कहीं पर दे दिया आपको Br2। तो इस तरह से ये जो काउंटर आयन, इसको काउंटर आयन बोलते हैं, तो इस तरह से ये जो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आपका आयोनाइज हो जाता है, तो इसलिए आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। और ये बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, तो ये आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आयोनाइज हो जाता है तो ये Cl- देगा, ये Br- अलग अलग आयन देंगे, इसलिए आयोनाइजेशन। लेकिन यहाँ तो है नहीं, बिग ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, बिग ब्रैकेट के बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इसलिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में 2 कंपाउंड इस तरह से होते हैं, एक ये एंड एक ये, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन, इसका लिगेंड इसमें चला जाता है और इसका लिगेंड इसमें चला जाता है, तब बनता है कोऑर्डिनेशन। तो ये भी नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हो गया ना बच्चा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है? मैच करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है MN, MN का कौन सा कलर होगा बताओ? MN आपको याद है कहीं पर? KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट कैसा कलर होता था? पर्पल। कैसा होता था? पर्पल, या इसको पिंक भी बोल देते थे, पिंक। तो पर्पल, पिंक Mn की वजह से होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से इसमें कलर आ जाते हैं। तो पर्पल या पिंक आपने देखा होगा लैब में, पोटासियम परमैंगनेट टाइट्रेशन में करवाते थे, तो पर्पल या पिंक होगा। देख लो Mn का कौन सा होगा? 4, Mn का 4 में है पिंक, दिखा? तो ये पिंक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और ये Mn है। कितना ईजी है? तो A का 4 देखो कहाँ? A का यहाँ पर 2 है, नहीं होगा। A का यहाँ पर 4 है, बी ऑप्शन सही है। A का 2 है, नहीं होगा। A का 3 है, नहीं। कितना ईजी था बताओ? A का 4, मतलब ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? एक आपको याद है ना, तो आराम से आप मैच करके आ जाओगे और आराम से नंबर मिल जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना ईजी है। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है और इसके IUPAC नोमेनक्लेचर से इसको मैच करना है ना। कितना ईजी है, तुम आराम से कर सकते हो, 1 सेकेंड। तो देखिए ये जो आपका NiCO4 है, इसमें तो आपको पता ही, ये इसको CO को क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल बोला जाता है। तो टेट्रा कार्बोनाइल होगा ना, टेट्रा कार्बोनाइल, और यहाँ निकल पर 0 चार्ज होता है, तो ये तो B का क्या बन जाएगा? 1। तो देखो B का 1 किस में है? यहाँ पर है, यहाँ पर, और कहते नहीं, तो B और C में होने वाला है। नेक्स्ट मैच करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखो CO, इसको डाइक्लोरिडो, और ये 20 बोलेंगे इसको, है ना। तो क्या होगा? डाइक्लोरिडो 20, इथेन 1,2 डायमाइन, इसको क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डायमाइन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो आराम से कर लोगे तुम, C का 4 हो जाएगा। तो देखो C का 4 कहाँ है? यहाँ पर है C का 4, B का 1, तो ऑप्शन C इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन C बन जाएगा। मैच कर लोगे, बहुत ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखिए, इसमें काउंटर आयन अलग अलग है, जिस मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर। यहाँ पर Br2 है और यहाँ पर SO4 है। तो जब इसको पानी में डालोगे आप, तो ये आयोनाइज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कौन होगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। कितना ईजी है ये सब। ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, लिंकेज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन में लिगेंड अलग अलग हो जाता है, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वीक फील्ड, मतलब वीकेस्ट लिगेंड कौन है इसमें? ये तो पता ही आपको, S-2 होगा, यहाँ पर -2 है, ठीक है, S-2। अच्छा ऑप्शन देखना, परहैप्स वहाँ पर एससीएन दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता है एससीएन होगा, S-2 ही होगा, क्योंकि जब आप इसका ट्रेंड देखेंगे, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड बता रहा हूँ किस तरह से होता है वीक फील्ड लिगेंड का ट्रेंड। तो देखिए जब इसका ट्रेंड करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास CN-, उसके बाद अमाइन, उसके बाद SCN, उसके बाद वाटर, उसके बाद OH, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन, और उसके बाद सबसे कम कौन होता है?
S माइनस, उसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन, सबसे कम आयोडीन अपना वीक लिगेंड है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रांग हो गया Cn, S देखो कब आ गया, Cn तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फ्लोरीन से भी वीक कौन है, S माइनस, Cn तो ऊपर में है तो S माइनस 2 ही होगा, देख लेना S माइनस 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड का हमारा क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। चिलेटिंग लिगेंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में किसको यूज करते हैं हम, EDTA को यूज करते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है EDTA। ये तो आपको क्या बोलते हैं उसको, जीके जीएस का क्वेश्चन है, लेड पॉइजनिंग में कौन सा लिगेंड को यूज किया जाता है, तो EDTA, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज विच इज नॉट अ लिगेंड, जो लिगेंड नहीं है, तो NO3 माइनस एनायनिक लिगेंड है, माइनस है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है, तो NO3 माइनस क्या होगा, एक लिगेंड है, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद आता है NO को बोलते हैं हम नाइट्रोसाइल, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसाइल बोलते हैं, ये तो याद ही होगा आपको, नाइट्रोसाइल बोलते हैं। जैसे CO को बोलते हैं हम कार्बोनाइल, उसी तरह से NO को नाइट्रोसाइल, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद आता है NO प्लस, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, तो नाइट्रोनियम बोलते हैं, है ना, और ये भी एक लिगेंड है। यहाँ पर जो लिगेंड नहीं है वो कौन होगा आपका, याद कीजिएगा, NO2। देखो यहाँ पर दिया हुआ है NO2, जबकि NO2 माइनस ये लिगेंड है, NO2 माइनस लिगेंड है, ठीक है ना, माइनस, इसके पास एक लोन पेयर, ये डोनेट कर देगा, तो NO2 माइनस लोन पेयर है, NO2 माइनस एक लिगेंड है और NO2 लिगेंड नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ के बारे में बताता है, कलर बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है, सब कुछ बताता है, एज्यूम करता है लिगेंड इज अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर जो करेक्ट है, जो यहाँ पर लिमिटेशन है वो क्या है, सी। यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड के बारे में थोड़ी बताता है, यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड होता ही नहीं है, यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ दे रखा है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है, ये थोड़ी बता दिया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है, ये इसके लिमिटेशंस है। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बारे में कोई भी एक थ्योरी नहीं देता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस। ये कम्प्लेक्स दे रखा है CO, और ये जो यहाँ तक दे रहे हो ये EN है, क्या ये EN, इथेन 1,2 डायमाइन है, जिसको हम क्या लिखते हैं CH2, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2, इसके पास एक लोन पेयर, ये भी डोनेट करता है, इसके पास एक लोन पेयर, ये भी डोनेट करता है, तो ये एक बायडेंटेट सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बायडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, जो भी बोलो सब है, इसको बोलते हैं EN बोलते हैं ना, ये तो पता ही आपको। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम आप जब चेक करेंगे तो आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, EN3 है यहाँ पर, तो क्या होगा, ट्रिस होगा, ट्रिस यहाँ पर दिया हुआ है, इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3rd सल्फेट, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी चेक कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड द हाईएस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को कौन ज्यादा ब्रेक करेगा, स्प्लिट मतलब तोड़ना, तो डी ऑर्बिटल को कौन ज्यादा तोड़ेगा। देखिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, सोज हाईएस्ट स्प्लिटिंग SPLITING, देख लेना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड विल शो, अब कमजोर है तो थोड़ा सा ही ब्रेक करेगा ना, विल शो लो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कम तोड़ेगा, याद रखना, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ज्यादा तोड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डी ऑर्बिटल को ज्यादा तोड़ेगा तो ज्यादा CFSE भी होगा। विल ऑल्सो हैव हाईएस्ट CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तोड़ेगा भी ज्यादा, तो एनर्जी भी ज्यादा निकलेगा, तो CFSE भी ज्यादा होगी, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कम होगी
तो CFSE भी क्या होगी, कम होगी। याद रखना ये सारी बातें, तो चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, यही है ना जी, CN सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अभी तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट एज arises when the counter ion in a complex itself potential ligand can replace the ligand and become the another counter ion। जब काउंटर आयन अलग अलग हो जा रहा है, काउंटर आयन क्या हो रहा है बच्चा बताओ, अलग अलग हो जा रहा है। बिग ब्रैकेट के बाहर जो आयन्स होते हैं, जैसे बताया था ना Cl2, यहाँ पर Br2, तो काउंटर आयन अलग अलग हो रहा है तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। कौन सा आयन शो करता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन होगा, देखो अगर लिगेंड ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड याद रखना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है पहला। दूसरा, इफ लिगेंड इज चिलेटिंग, कौन सा लिगेंड है ये, चिलेटिंग लिगेंड है, तब पर भी वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो समझ में आ गया बात आपको, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगी, और अगर लिगेंड चिलेटिंग है वहां पर भी कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर हो गया। अब इस दोनों में अब यहां पर चेक कीजिएगा, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग भी है CN है, और यहां पर C2O4, ये क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है, तो किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो याद रखिए स्टेबिलिटी की जो केस होगी, स्टेबिलिटी की वो क्या होगा, चिलेटिंग लिगेंड की ज़्यादा होगी, किससे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। तो अगर चिलेटिंग लिगेंड दिख रहा है, Cl मतलब चिलेटिंग लिगेंड, अगर चिलेटिंग लिगेंड दिख रहा है तो वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। C2O4 ऑक्सिलेट आयन एक चिलेटिंग लिगेंड है, कैसे आपको पता है, C यहाँ पर क्या बना लेते हैं हम, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन होता है ना, और इसके ऊपर होते हैं निगेटिव चार्ज जो कि अपनी लोन पेयर को डोनेट करता है, और ये अपनी लोन पेयर इसको किसको देखो यहाँ पर होगा सेंट्रल मेटल एटम, इसको डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखो एक सर्कल सा बन रहा है, यहाँ पर पूरा क्लोजली पैक्ड बन रहा है, ये एक स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, क्लोजली पैक्ड, इसी को बोलते हैं चिलेटिंग, मतलब इसको लिगेंड को दोनों तरफ से सराउंड कर लेगा, इसको सराउंड कर लेगा, तो इसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, पढ़ाया है बोर्ड में आपको। इसीलिए सी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड की टेंडेंसी स्टेबिलिटी में ज़्यादा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल कंपाउंड आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है टेट्राहेड्रल जो ये कंपाउंड है इसके लिए CFSE क्या होगी। तो देखिए रिलेशन बिटवीन, क्या लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर, याद कर लेना ये वाला कंसेप्ट, रिलेशन ऑफ CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, OC लिख देता हूँ, ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है CFSE का, वो क्या होता है, ध्यान देखना। टेट्राहेड्रल के लिए ये CFSE एनर्जी किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है 4/9 इंटू, ठीक है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये एक रिलेशन होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल का दे रखा है, टेट्राहेड्रल का पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है टेट्राहेड्रल का पूछ रहा है, CFSE को तो डेल्टा T से नोट कर दिया, क्या होगा यहाँ पर 4/9 इंटू, ऑक्टाहेड्रल के केस में CFSE दे रखा है, कितना दे रखा है 18,000, तो 18,000, इसको कट कर दो 9 से 2, कितना हो जाएगा ये 8,000, क्या हो जाएगा ये 8,000 हो जाएगा, 8,000 पर सेंटीमीटर। देखो 8,000 कहाँ पर है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नोमेनक्लेचर, ये तो कर ही लोगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, कर लेना। IUPAC नोमेनक्लेचर तो बहुत याद ही होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल। अच्छा टेट्राहेड्रल का दे रखा है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ रहा है,
तो बताइए क्या बताया था अभी हमने आपको, लेमडा टी इक्वल टू 4/9 लेमडा ओ मतलब ऑक्ट्राहेड्रल, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, और टी मतलब टेट्राहेड्रल, और डेल्टा मतलब CFSE एनर्जी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यही ना रिलेशन बताया था जी। तो वैल्यू पुट करो, किसका पूछ रहा है तुमको, अब तुमको पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो ऑक्टाहेड्रल निकाल लेते हैं। क्या बनेगा इक्वेशन बताओ, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये 4 को इस साइड कर दो, देखो मैथमेटिकल, तो क्या बनेगा 9/4 लेमडा टी है ना, यही बनेगा। अब आ जाओ, क्या बनेगा 9/4 लेमडा टी का वैल्यू कितना दे रखा है 8000 दे रखा है ना 8000, तो यहाँ से कट कर दीजिए 42 कितना हो गया, ये आ गया आपका 18000 हो जाएगा ना पर सेंटीमीटर। तो 18000 आंसर देखो कहाँ पर है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये वाला रिलेशन एकदम याद कर लो, यहाँ से जो भी इंटरचेंज हो वो आराम से करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड ये दे रखा है, दूसरा कम्प्लेक्स कंपाउंड ये दे रखा है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा, ज्योमेट्री आयनेशन। देखो यहाँ पर जब आप तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है HCN है ना, ये क्या होता है HCN सल्फर साइनाइड, और यहाँ पर दिया हुआ है NaC है ना, NaC मतलब एक जगह दिया हुआ फुल फॉर्म में ही नहीं याद आ रहा देख लेना, HCN है और दूसरा क्या दे रखा है NCS। यहाँ जो लिंकेज होगी वो सल्फर के साथ होगा और यहाँ जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ लिंकेज होगा। तो जब अलग अलग लिंकेज आ जाए तो आपको पता है कौन सा होने वाला है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नहीं पता आपको, बताया तो था मैंने आपको कौन सा होने वाला है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, अभी बताया था ना मैंने, याद है आपको। NO2 ONO, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ लिंकेज होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगी। तो अगर ये दिख जाए आपको लिगेंड में तो समझना लिंकेज आइसोमेरिज्म होने वाला है, चाहे ये दिख जाए समझना लिंकेज आइसोमेरिज्म होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये बताया था ना मैंने आपको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। क्या बताया था, अगर लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी CFSE क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे वीक फील्ड लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट। तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो देखो कहाँ पर है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, CN बताया था ना मैंने आपको। उसके बाद कौन आएगा यहाँ पर NH3, उसके बाद कौन आएगा Cl है ना, देख लो यहाँ पर Cl-। तो CN कहाँ पर है, CN यहाँ पर है, CN यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। उसके बाद NH3 आएगा, उसके बाद NH3, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर Cl है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो पहले CN दिखा कि नहीं दिखा, उसके बाद NH3, उसके बाद Cl, तो इसकी ज़्यादा होगी CN की, उसके बाद NH3 की ज़्यादा होगी, सबसे कम Cr ये हो, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इस तरह से लिगेंड याद रखो और आराम से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आ जाता है आपका हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन से, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन से क्वेश्चन आ जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी कम्प्लेक्स कंपाउंड का जितना क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ये सभी आपके CUT में आए हुए हैं। सभी बच्चे इसको अच्छे से वाच करना और हर कंसेप्ट को समझ के अच्छे से मेंशन करना अपने होमवर्क कॉपी में। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।